पृथ्वीराज चौहान को भी गुर्जर लोग बता रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं महिपाल मकराना के मैं 34वीं उनकी पीढ़ी से हूँ, तो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर कैसे हो सकते हैं? तो इस पे क्या कहना है आपका? मतलब महिपाल मकराना जी अगर 34वीं पीढ़ी में हो गए तो हजारों साल से जो चौहान डायनेस्टी चल रही है उसमें अकेला राजकुमार बस महिपाल मकराना ही है। अरे किस भ्रांति में ये लोग जी रहे हैं। चौहानों की आज संख्या कितने लाखों में है। आज उन चौहान सम्राटों के कितने सारे वंशज हैं। हरिराज चौहान के एक बड़े बेटे के ही 84 गांव हैं जो गुर्जर चौहानों के गांव हैं यहाँ कलशान खाप के जी। और जो उनके दूसरे बेटे थे दीपराज, उनके दापे हैं। और एक थे उनके दीपराज और देवराज, देवराज के देवड़े हैं। देवड़े को भी बहुत गांव हैं, दापों के भी बहुत सारे गांव हैं। तो एक एक शासक के एक एक बेटे के इतना विस्तार है। तो अब इन इतने हजार सालों की चौहान डायनेस्टी में अकेला वही व्यक्ति है। ये मतलब कपोल कल्पित ये बातें, आत्ममुग्धता की बातें ये कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन बातों से कि चौहान डायनेस्टी कितनी बड़ी है, कितने लोग उसमें हैं। मतलब गुर्जरों का मुख्य क्लेन है। अगर चौहानों की बात करो तो राजपूत का तो 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत जाति का कहीं अस्तित्व नहीं है हिस्ट्री में। तो ये अस्तित्व में कैसे आए राजपूत? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, तोमर, गहलोत, भाटी, चंदेल, ये सब मुख्य मुख्य वंश जो हैं गुर्जरों के वंश हैं। ये प्रतिहार वंश के 13वीं शताब्दी तक, और ये प्रतिहारों के सामंत थे, सब उन्हीं के समय के वंश है। उन्हीं के समय के वंश हैं, उन्हीं के सब सामंत थे। इनसे उन सब के विवाह संबंध भी थे आपस में, ये आपस में रिश्तेदार भी थे सारे लोग। और इन सब के देश को गुर्जर देश कहा जाता था। अब ये राजपूत जो शब्द है, आप बोल रहे हैं कि 1300 ईस्वी के बाद आया, तो इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा बताएंगे? राजपुत्र जो है वो एक प्रकार से राजा का पुत्र। देखिए, राजपुत्र शब्द प्राचीन भी बहुत सारी जगह पर मिलता है। रामायण महाभारत आदि जगह में राजपुत्र शब्द मिलता है, पर कहीं भी जातीय अर्थ में इसकी प्राप्ति नहीं होती जी। वहां ये केवल संतान के अर्थ में प्राप्त होता है। अब कहीं किसी काल में राजपूत जाति का कोई पता नहीं चलता। 13वीं शताब्दी के बाद ही गुर्जरों के इन परिवारों में से ही कुछ लोग फिर राजपूत कहलाने लगे। और कौन लोग हैं वो, मतलब उनको थोड़ा विस्तार में बताएंगे? वो उन्हीं के परिवारों के लोग हैं। देखिए, होता क्या था कि जब 1192 में पृथ्वीराज की पराजय हुई, पराजय के बाद चौहान और उनके जितने भी ये सामंत थे, ये इधर उधर सब बिखर गए चारों दिशाओं में। चूंकि चारों तरफ मार काट का वातावरण था और गोरी चूंकि उस समय विजयी हो चुका था, तो ऐसे में जितने भी गुर्जर थे वो सब एक तरह से गुरिल्ला वार लड़ने लगे उस समय से। लेकिन थोड़े से अभी छोटे छोटे राज्य गुर्जरों के बचे हुए थे, जैसे गुजरात का अनिलवाड़ा था, रणथंभौर था चौहानों का, या फिर जो यहाँ के गुर्जर थे चित्तौड़ के गहलोत, उनका चित्तौड़ वाला किला था। इसी प्रकार से छोटे मोटे जहां तहां ये बचे हुए राज्य थे। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 और 2 आते आते इन सब राज्यों का भी सफाया कर दिया। तो गुर्जर पूरी तरह से बागी हो गए। लेकिन कुछ लोग जो इन्हीं के परिवारों के ही लोग थे, जो जिनकी राजपूत उपाधियां थी, उन्होंने सत्ताओं को स्वीकार कर लिया। किसी को 10 गांव, किसी को 20 गांव, किसी को एक किला दे दिया। किस शर्त पर? भारी राज्य कर देने की शर्त पर। जो आक्रांता यहाँ आए, हाँ, और जिन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी, उनकी अधीनता में जिसने राज्य स्वीकार, गुर्जरों ने स्वीकार नहीं किया, वो बागी हो गए। लेकिन उन्हीं के परिवार के जो कुछ लोगों ने स्वीकार किया, वो शाखा उनकी राजपूत कहलाई। इससे पहले यहां कहीं ना तो चौहान उससे पहले कहीं राजपूत हैं, ना प्रतिहार उससे पहले कहीं राजपूत हैं, ना गहलोत उससे पहले कहीं राजपूत हैं, ना उससे पहले कहीं चालुक्य राजपूत हैं। इन सबके लिए तो गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है।